देखिए ये इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू वापस आ गया है और यह स्टेट विच इज़ वेरी डेंजरस इज पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली इजराइल ने ईरान पर ड्रोन हमला करके ईरान की हथियार बनाने वाली कंपनी को टारगेट किया, लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया कि कोई नुकसान हुआ है। लेकिन यूएस ने इस हमले की रिपोर्ट जारी की। इजराइल का हमला करने का दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन यह है कि रशिया ईरान से ड्रोन बनवा रहा है जिससे वो यूक्रेन पर हमला कर पाएगा, क्योंकि रशिया के पास जो ड्रोन और मिसाइल हैं वो कॉस्टली हैं कंपेयर टू ईरान जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो यूएस और यूरोपियन देश को इसमें इंटरेस्ट है कि ईरान वेपन सप्लाई ना कर पाए रशिया को। दूसरा, इजराइल कहता है कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो ईरान रशिया करवा रहे हैं, उसकी वजह से लेबनान के आतंकी संगठन मजबूत हो रहे हैं, इसलिए ईरान को कमजोर करना जरूरी है। थर्ड, इजराइल का कहना है कि रशिया से कोई दुश्मनी नहीं चाहता है इजराइल, लेकिन रशिया इसमें ना पड़े। ये सब इंसिडेंट देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है कि भारत का दोस्त इजराइल प्रेसिडेंट नेतन्याहू वापस सत्ता में आ चुके हैं। तो ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर हो सकता है कि इजराइल पाकिस्तान को टारगेट करे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं ऑरियो, मकबूल जान और हिलाली की कन्वर्सेशन। जय हिंद, जय भारत। ईरान के शहर इस्फहान में डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले के बाद मशरक़ वुस्ता में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमरीकी हुक्काम का ये कहना है कि यह हमला मुमकिन तौर पर इजरायली फौज का काम है। हिलाली साहब, ईरान के अपने एटमी प्रोग्राम को फरोग देने, यूक्रेन के खिलाफ रूस को मुबैना तौर पर असलहा फराहम करने और ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहिरों के तनाजुर में इस हमले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू वापस आ गया है और नेतन्याहू का पहला प्रायोरिटी ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का ख़त्म किया जाए। वो तो कहता है, खुला कहता है। और उसके बाद मेरा ख्याल था उसने ये भी कहा है, तकरीर में कहा है कि नेक्स्ट स्टेट विच इज़ वेरी डेंजरस इज़ पाकिस्तान। देखिए इजरायलियों को पता है कि ईरान के पास रॉ मटेरियल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं और बॉम्ब मटेरियल है और इनरिचमेंट कैपेबिलिटी है। वो एक एटम बॉम्ब आज बना सकते हैं और बना लेते अगर IAEA का इंस्पेक्शन नहीं होता। मगर अब बात यह है कि जब ट्रंप ने आके कहा मैं ये एग्रीमेंट को नहीं मानता, तो ईरानियों ने कहा IAEA को फिर तो आपका काम कुछ नहीं रहा। अब ये हो सकता है कि कुछ चंद महीनों के दौरान जिधर वो नहीं थे शायद बम वो बना के रखे हो और ये बहाना करके नेतन्याहू उनको अटैक करेगा। इसलिए रामीन मैं बता दूं, अमेरिकन से डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब उनके पास आ गए हैं इजरायलियों के पास। अच्छा। उनका एयरफोर्स में प्रैक्टिस कर लिया है काफ़ी बॉम्ब करने के लिए और किसी वक्त भी उनको बहाना मिल सकता है कि वो बॉम्ब करें। तो हमें तैयार होना चाहिए कि ऐसा कोई हिमाकत करेगा नेतन्याहू। ठीक है। और ये साहब, क्या मशरक़ वुस्ता की ये नई सूरत हाल ईरान और इजराइल के माबैन जंग का बाइस बन सकती है? देखें, बहुत खौफनाक सूरत हाल है जिसको हम असेस नहीं कर पा रहे प्रॉपर तौर पर इस वक्त, और हम बिल्कुल आंखें बंद नहीं कर सकते। ये आग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलने वाली है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले भी इसराइल ने, आपको याद होगा, इराक की एटमी तंसीबात जो हैं उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और सद्दाम हुसैन के ज़माने में उन्होंने बनाया हुआ था और सफाया फेर दिया था। फिर उसके बाद इराक का कसूर माफ़ नहीं किया गया और इराक के ऊपर बाकायदा हमला किया गया। पहले 91 में किया गया और उसकी पूरी की पूरी ताकत जो थी ख़त्म करके उसको घुटनों पे टेकने पे मजबूर किया गया। एक मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई गई। आपको याद होगा ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम था और दवाइयों पर पाबंदी लगाई गई। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख बच्चे इसलिए मारे गए क्योंकि उन्हें दवाइयाँ मुयसर नहीं आई थी। फिर सद्दाम हुसैन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और उसकी एयर पावर ख़त्म कर दी गई, उसकी ग्राउंड फोर्सेज जो थी अपना ख़त्म कर दी गई और आपको उन्होंने बाकायदा ईरान को साथ मिलकर ईरान को रास्ता दिया वहाँ आने का और ईरान शाम तक जा पहुँचा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेवल बढ़ जाए। और फिर शाम के ऊपर जब रूस ने आके कहा कि नहीं, मैं आपको ये अंताकिया की जो है बंदरगाह नहीं लेने दूंगा, क्योंकि उसकी बेसिक वाहिद बंदरगाह थी उस इलाके के अंदर जहाँ से वो अपना कारोबार करता था, जहाँ उसका बेसिस मौजूद थे। तो उसकी लड़ाई शुरू हो गई। फिर उसने उसको बशार अल-असद को सपोर्ट करना शुरू किया। फिर अमेरिकन और वो दोनों आपस में लड़े और फिर देर जोर पे आके उनका मुआहदा हो गया कि फरात के किनारे पे तुम और फरात के किनारे पे तुम हम होंगे। असल मसला ये हुआ कि फिर उसके बाद अमेरिकन ने
सऊदीज को और यूएई को इन लोगों के दिलों में खौफ डाला कि तुम्हें ईरान मार देगा और तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, और उस दौरान ईरान का इन्फ्लुएंस भी बढ़ना शुरू हो गया। बहरैन के अंदर बढ़ा, उसकी जो प्रॉक्सीज थी उन्होंने जाके यमन के अंदर आके अटैक करना शुरू किया। अच्छा। उसकी प्रॉक्सीज के अंदर और बहुत जगह, इवन जो खुबर का इलाका था सऊदी अरब का, वहां पर सूरत हाल हुई। यहां से मामला बढ़ा तो फिर उसमें हुआ यह कि पहला एग्रीमेंट जो था वो यूएई ने किया, किसके साथ? इजराइल के साथ, अपने दिफा के लिए। ठीक है। अब ये जो अटैक है ईरान के ऊपर, ये असल में ये है कि इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा अरब और अजम की जंग शुरू हो जाएगी। एक अरब अजम की जंग है, यानी अरब अलहदा है, अजम सदियों से चली आ रही है, आज से नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले चली आ रही है। अब इस अरब और अजम की जंग के अंदर दुनिया को वो एनगल्फ करने की कोशिश करेंगे, और ये इसको बहुत बड़ी, क्योंकि ईरान में एक रिलीजियस लीडरशिप वहां पर मौजूद है। सऊदी अरब जो है वो अपने आप को और तरह की रिलीजियस लीडरशिप समझता है। इसराइल वहां पर आ चुका है। ये अटैक जो है ये आगे बढ़ने का पेशगाम है। मैं यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 हदीसें आपके सामने पेश करना चाहिए। सारी सिनेरियो के ऊपर रसूल अकरम ने जो पेश की थी वो बिल्कुल सही साबित हो रही। एक आपने कहा था वैलुल लिल अरब, कि अरब की तबाही, अरब दुनिया में मौजूद ही नहीं रहेंगे, मुकम्मल तौर पे वैनिश कर दिए जाएंगे। यहां तक एक जूता पड़ा होगा, एक औरत कहेगी ये किसी कुरैश का जूता है, तो वो लोग कहेंगे कि कुरैश तो अब दुनिया में नहीं रह गए, यानी इतनी तबाही उन पे आएगी। लेकिन आपने फरमाया उससे पहले फार्स यानी ईरान की तबाही होगी। तो यानी इसका मतलब है कि ये वो जो इजरायली रियासत बनाने का मंसूबा है, वो ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा है, जिसके लिए दुनिया का हर यहूदी अपना 4-4 कनाल 5-5 कनाल का घर छोड़ के, अपना बहुत बड़ा कारोबार छोड़ के, अपना शानदार किस्म का पैलेस छोड़ के, आप सोचें 1911 में जब रॉथशील्ड वहां पर आया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। ये एक रेगिस्तान में आके, तल अबीब में आके उसने वहां पर अपना घर बनाया था, और 60 लोग उन्होंने और घर बनाया था। ये किस लिए आए हैं? क्या वहां को पैस्चर डेवलपमेंट है? क्या वहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है? वो लड़ने आए हैं, और हमसे लड़ने आए हैं। इसलिए लड़ने आए हैं कि वो कहते हैं कि डेविड की तख्त जो है, जो थ्रोन ऑफ द डेविड है, उस पर बैठकर हमारा मशाया आकर हुकूमत करेगा, और उसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ एस्टैब्लिश करना है, इसलिए वो हमें मारेंगे। ठीक है हिलाली साहब, यूक्रेन के बाद अगर मशरक़ वुस्ता के हालात भी खराब हो गए तो इस खित्ते और आलमी मामलात पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? बड़ा सीरियस हो सकता है, और मैं तो समझता हूं कि पुतिन ने तो कह दिया है उनको, पुतिन ने तो अमेरिका को बता दिया है कि अगर तुम अपने एब्राहम टैंक्स, लेपर्ड टैंक्स और जो फ्रांस के टैंक्स, अगर ये सब आए और तुम उनको यूरेनियम आर्मामेंट्स दे रहे हैं, यूरेनियम डिप्लीशन वो कहते हैं, वो सख्त शेल होते हैं, वो हर चीज़ के बीच से गुजर सकते हैं, अगर तुमने उनको ये दिया, वो रेडियो एक्टिव होता है, वो फिर पाउडर बन जाता है, रेडियो एक्टिव पाउडर बन जाता है ऑन कांटेक्ट। उस एरिया में कोई रह नहीं सकता, कोई पानी नहीं पी सकते। तो हम कंसिडर करेंगे कि ये एक न्यूक्लियर काइंड ऑफ अटैक हो, और फिर तो उनके पास एक ही जवाब, न्यूक्लियर का देखिए एक ही जवाब है, न्यूक्लियर। जिनके पास नहीं होता है वो दब जाते हैं, जिनके पास होता है वो, उनकी कौम उनको बहादुरी से, मैं तो बड़ा खुश था सुन के ये अमेरिकी ये जो प्रोपेगेंडा, ये पोम्पियो ने जो प्रोपेगेंडा किया था कि हम भी तैयार हो गए थे हिंदुस्तान के साथ जंग करने के लिए अगर वो हमारे पे अटैक करता। एब्सोल्युटली, मैं सफीर था जब मुझे रिचर्ड रॉबर्ट गेट्स का इत्तला आया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, इसलिए देयर इज द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर, वो बेनजीर आ रही है यमन, इतना टाइम उनसे रखो हमें बात करने के लिए, और व्हाटएवर इट वाज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब तक हम सीरियस ना हो इन द यूज ऑफ द वेपन, उस वक्त तक हम सीरियस लिए नहीं जाएंगे।